एंड अदर देन दैट वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कैसे जो है इस इक्विलिब्रियम में चेंजेस हो सकते हैं, कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है देन ये आपका इक्विलिब्रियम जो है चेंज हो सकता है इस तरह से, राइट। बट अभी हमने जो है डिसइक्विलिब्रियम की बात नहीं की है इसी में। इक्विलिब्रियम हमें पता है कि y इक्वल टू ए डी होने पे जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम आ रहा है, बट अगर y इक्वल टू ए डी का सिचुएशन नहीं है देन इन दैट केस ऑब्वियसली आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं है। सो इफ आई एम सेइंग दैट आउटपुट बीइंग इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज गिविंग यू इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये हम इक्विलिब्रियम अगर बोल रहे हैं, और अगर आपका ये सिचुएशन ना हो, मतलब कि अगर आपका आउटपुट जो है एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है या आउटपुट आपका एग्रीगेट डिमांड से कम है, तो उस केस में आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं होगा, राइट। सो वी कैन हैव टू सिचुएशंस, एक कि जहाँ पे आउटपुट जो है ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, एक जहाँ पे आउटपुट कम है एग्रीगेट डिमांड से। या आप ये बोल सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड कम है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है आउटपुट से। तो ये जो दो सिचुएशन है इन्हें हमें सेपरेटली जो है देखने की जरूरत है कि दोनों ही हमारी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ठीक। डिसइक्विलिब्रियम में ये जो सिचुएशन है पहली, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट जो है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज्यादा है और डिमांड उतना है नहीं, मतलब कि आपके पास प्रोडक्शन जो है एक्सेस में है और डिमांड नहीं है उतनी, ठीक। तो शॉर्टेज ऑफ डिमांड है, या आप कह सकते हो एक्सेस सप्लाई है या एक्सेस प्रोडक्शन है। तो हमारे पास ये सिचुएशन हुआ कि एक्सेस सप्लाई या प्रोडक्शन की ये हमारे पास जो है सिचुएशन है कि आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उतना डिमांड हो नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, आउटपुट जो है कम प्रोड्यूस हो रहा है, डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई का सिचुएशन है। तो ये हमारे पास जो डिसइक्विलिब्रियम की दोनों हमारे पास ये जो सिचुएशंस हैं, ये दोनों सिचुएशन जो है इकोनॉमी में जो है प्रिवेल कर सकती हैं। वी कैन हैव situation of excess production, we can have situation of excess demand, and because of these situations there have to be some kind of adjustment in the economy कि आपके पास वापस से आप इक्विलिब्रियम में जा सको। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो किस तरह की होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम जो है एक्सेस प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस प्रोडक्शन है किसी चीज का आपके गुड्स का मार्केट में, तो उसका मतलब क्या है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन सॉरी डिमांड उतना हुआ नहीं। सो देयर इज सम स्टॉक ऑफ गुड्स जो कि आपका अनसोल्ड रह गया। तो यहाँ पे आपके पास बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई अनसोल्ड आइटम्स आपके पास बच जाएंगे, अनसोल्ड गुड्स जो है आपके पास बचेंगे, ठीक। अब जब अनसोल्ड गुड्स आपके पास बच रहे हैं तो आप क्या करोगे कि इन गुड्स को आप जो है इन्वेंट्री में जो है, जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं वो बेसिकली क्या है कि आपका स्टॉक पाइल हो गया, ठीक है ना, जिसको आप जो है नेक्स्ट ईयर यूज करोगे। तो आपका इन्वेंट्री जो है जिसे हम बोलते हैं अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है इसमें इंक्रीज आ रहा है, ठीक। या हम बोलते हैं कि हमारा आयु जो है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि स्टॉक जो है अब जो है बन रहा है आपका, आप जो अनसोल्ड गुड्स था जिसकी वजह से आपको जो है इन्वेंट्री में सामान जो है रखना पड़ रहा है, स्टॉक जो है बना के आपको रखना पड़ रहा है। सो वी हैव इंक्रीज इन आयु और आयु इज पॉजिटिव ओवर हियर। सो अब क्या होगा अगले साल में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है एक्स्ट्रा जो है स्टॉक पड़ा हुआ है जो बिका नहीं था पिछले साल, तो आप नेक्स्ट साइकिल में प्रोडक्शन कम कर दोगे। आपने अगर यहाँ पे 1000 यूनिट्स जो है आपने प्रोड्यूस की थी इस टाइम पे, तो आपको पता है कि उसमें से लेट्स से यहाँ पे हमने 1000 जो है प्रोड्यूस की थी और आपका एग्रीगेट डिमांड जो है कम था, लेट्स से 800 था, तो आपके पास 200 का जो है अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है बचा। अब ये जो 200 है आपने जो है, आपको पता है कि आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक। तो नेक्स्ट ईयर अगर आपको लगता है कि 1000 की जो है डिमांड होगी, तो आप 1000 जो है प्रोडक्शन नहीं करोगे, आप 800 का प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि 200 ऑलरेडी आपके पास जो है प्रोडक्ट गुड्स जो है बिना बिके हुए पड़े हुए हैं। सो देयर विल बी दिस डिक्लाइन इन आउटपुट प्रोडक्शन, ताकि आपका एग्रीगेट डिमांड के आप जो है बराबर जा सको। So this is how we get
the equilibrium in case of excess supply, कि आप प्रोडक्शन जो है कम कर देते हो ताकि आपका आउटपुट जो है एग्रीगेट डिमांड के जो है बराबर आ सके। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, करंटली दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज है कि आपका करंट पीरियड में जो है क्या आप स्टेप ले रहे हो, एंड देन नेक्स्ट साइकिल में आप क्या स्टेप ले रहे हो। यहाँ पे करंट पीरियड में आपके पास जो एक्स्ट्रा स्टॉक था उसको आपने जो है अपने जो है इन्वेंट्री में जो है डाल दिया, तो आपके पास अनसोल्ड गुड्स का जो है इन्वेंट्री बन गया, और फिर नेक्स्ट साइकिल में आपने प्रोडक्शन कम कर दिया। यहाँ पे भी इसी तरह से, क्योंकि देयर इज मोर डिमांड फॉर योर गुड बट उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो आपका जो पहले का कभी बिना बिका हुआ सामान अगर कहीं पड़ा होगा इन्वेंट्री में, आप उसे यूज करोगे करंटली, तो आपका जो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट है या जो इन्वेंट्री है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। देयर विल बी दिस डिक्लाइन इन अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेंट्री स्टॉक को जो है यूज कर रहे हो आपकी एक्सेस डिमांड को कैटर करने के लिए। और ये तो हुआ करंट साइकिल में क्या हुआ। अब नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर का बेसिकली मतलब है कि अगला जो साइकिल आएगा जब आपको प्रोडक्शन दोबारा से करना होगा, तो आप क्या करोगे। तो नेक्स्ट साइकिल में आप क्या करोगे, आपको पता है कि डिमांड जो है बहुत ज्यादा था, उतना प्रोडक्शन आप कर नहीं पाए, आपको जो है स्टॉक में से निकाल के बेचना पड़ा। सो इन द नेक्स्ट साइकिल यू विल प्रोड्यूस मोर, राइट। So there will be this increase in production because of this excess demand, so that आपका आउटपुट जो है एग्रीगेट डिमांड के बराबर आ सके। सो यहाँ पे आपका अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है फॉल होता है, यहाँ अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज होता है, यहाँ आउटपुट डिक्रीज होता है। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास इन डिसइक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन में इक्विलिब्रियम आप जो है रीच कर पा रहे हो। सो ये आपके पास दोनों सिचुएशन जो है ये आपको बेसिकली बता रहे कि डिसइक्विलिब्रियम से आप इक्विलिब्रियम में किस तरह से जाते हो। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जब भी आपका y AD के बराबर नहीं है, तो आपके पास जो सिचुएशन बनती है वो या तो जो है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव होने की बनती है या नेगेटिव होने की। मतलब कि जो आउटपुट और एग्रीगेट डिमांड के बीच का डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है, आपका अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सो आई कैन राइट कि जो आउटपुट और एग्रीगेट डिमांड के बीच का जो भी डिफरेंस है वो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी एक इक्वेशन हम जो है लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम जो है चेक भी कर सकते हैं जब हमारे पास इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे आपका अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट जीरो होता है, राइट, क्योंकि अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट के टाइम पे y जो है AD के बराबर होता है। सो इफ y इज इक्वल टू AD, देन ये आपका IU जो है जीरो हो जाएगा। दूसरी तरफ इफ आई हैव आउटपुट ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, देन यू कैन क्लियरली सी कि जो आपका IU है वो पॉजिटिव होगा, ये ज्यादा है ये कम है, तो आपका जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में वो पॉजिटिव होगा। सो देयर इज positive unplanned investment in case of excess supply। ठीक, इसी तरह से लास्टली अगर आउटपुट इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, ये पार्ट जो है आपका कम है ये ज्यादा है, तो डिफरेंस इन दोनों का नेगेटिव आएगा। ये अगर 20 है ये 50 है तो -30 आपके पास आएगा नेगेटिव। सो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नेगेटिव हो गया। सो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जब होती है तो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट नेगेटिव, एक्सेस सप्लाई में अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव, और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट जीरो। ठीक, तो ये हमारे पास अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप आ गया कि y और AD के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है। इस पे भी जो है क्वेश्चन बन सकता है कि आपको अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे कि इसे एक्सप्लेन करो विद रिस्पेक्ट टू डिसइक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट। तो आपके पास ये पूरा जो हिस्सा मैंने आज अभी तक समझाया ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अपना आंसर जो लिख सकते हो। सो यहाँ पे ये सब हमने जो है इंट्यूटिवली जो है डिस्कस किया है कि किस तरह से जो है चेंजेस आ रहे हैं आपके इक्विलिब्रियम में। हमने डायग्राम में जो है कुछ नहीं किया है। अब आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए कि डायग्राम में सेम
जो चीजें मैंने यहाँ पे बोली है वो किस तरह से आप जो है शो कर सकते हो. So for that we can draw a diagram here. We have aggregate demand, output. This is your 45-degree line, जहाँ पे output is equal to aggregate demand. This is your थोड़ी सी ज्यादा फ्लैट होगी. This is your aggregate demand AD naught. ठीक. यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम है जहाँ पे y इक्वल टू AD आ रहा है. सो ये आपके पास इक्विलिब्रियम का आउटपुट लेवल हो गया y नोट. अब अगर मैं बोलती हूँ कि आउटपुट लेवल जो है यहाँ पे है, ये आपका जो है प्रोडक्शन हो रहा है y1 का, तो यहाँ पे इस y1 के प्रोडक्शन पे ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड है, ये आपके पास आउटपुट प्रोडक्शन है, राइट. तो आपका जो सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है. सो AD इज लेस देन AD is greater than Y. आउटपुट प्रोडक्शन से ज्यादा जो है आपका डिमांड है. सो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है. अब अगेन हमें पता है कि एक्सेस डिमांड के केस में जो है आप रिड ऑफ करने के लिए इस डिसइक्विलिब्रियम को आउटपुट जो है एक्सपेंड करते हो. सो देयर विल बी दिस इंक्रीज इन आउटपुट. आप ज्यादा जो है प्रोडक्शन करोगे, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आपका aggregate demand increase होगा and you will reach towards y naught by increasing your output, और आप इस point E पे जो है reach करोगे, right. तो ये आपके पास excess demand का situation है जिसे हम जो है इस तरह से rid off कर रहे हैं और point E पे reach कर रहे हैं. इसी तरह से we can have situation जहाँ पे आपका output जो है ये y2 जैसा point हो सकता है. ये आपके पास aggregate demand है, ये आउटपुट प्रोडक्शन है. सो यहाँ पे आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड कम है. सो एक्सेस सप्लाई का यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन बन रहा है. सो वी हैव सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई यहाँ. विद दिस एक्सेस सप्लाई अगेन वी नो दैट there will be this unplanned investment, increase in unplanned investment in the current period, and in the later period there will be this decline in output level. सो आउटपुट आपका रिड्यूस होगा और आप मूव करोगे टुवर्ड्स अगेन y नोट, और आप पॉइंट E पे जो है इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाओ. सो दिस इज हाउ यू गेट रिड ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम एंड मूव टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E. और ये आपका डायग्रामेटिक जो है रिप्रेजेंटेशन है. अब ये आपका आंसर जो है प्रॉपर जो है बनता है कि किस तरह से जो आपका डिसइक्विलिब्रियम जो है आप क्लियर कर रहे हो. तो आप अगर आपको कुछ इस तरह से जो है कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है गुड्स मार्केट में, किस तरह से आपका डिसइक्विलिब्रियम जो है आप क्लियर कर रहे हो, देन आपको प्रॉपर ये जो है समझाना होगा कि दो तरह का आपका डिसइक्विलिब्रियम. सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब आपका आउटपुट जो है एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो, देन आपके पास दो तरह के डिसइक्विलिब्रियम बनते हैं बेस्ड ऑन दैट कि या तो ये ज्यादा हो सकता है या ये ज्यादा हो सकता है. तो फिर दोनों सिचुएशन को आप समझाओगे कि क्या जो है तरीका है इसको जो है क्लियर करने का, क्या तरीका है इसे क्लियर करने का, डायग्राम में आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड देन फाइनली कि ये आपके पास जो है इक्वेशन के फॉर्म में भी जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है किस तरह से रोल प्ले करता है इन दोनों डिसइक्विलिब्रियम के केसेस में. ठीक. तो ये हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी का डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का सिचुएशन हुआ. अब जो कल मैंने आपको इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज का केस करवाया था और मैंने ये बताया था कि ये एग्रीगेट डिमांड तो हमने बनाया था, ये y नोट था, ये y1, और ये एग्रीगेट डिमांड हमने कहा था कि शिफ्ट हो रहा है. तो मैंने यहाँ पे आपको सीधा जो है बोल दिया था कि हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जो है मूव कर रहे हैं, राइट. अब ये जो आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे मूव कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड तो शिफ्ट हो गया इस AD नोट से AD1, बट एकदम से तो आपका प्रोडक्शन चेंज नहीं हो सकता. तो आपके पास क्या सिचुएशन होगा कि आप ऑलरेडी अभी पॉइंट मतलब
आप ऑलरेडी वाई नोट पे हो और आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, तो आपका क्या सिचुएशन बन रहा है कि वाई नोट पर आउटपुट आपका ये है और एग्रीगेट डिमांड आपकी ये हो गई। तो आपके पास सिचुएशन बनेगा कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है आउटपुट से, फिर आप जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे और प्रोडक्शन इंक्रीज होने से आप जो है इस y1 पे रीच करोगे और ये आपके पास नया जो है पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम का, जहाँ y जो है AD के बराबर होगा। तो ये हिस्सा छोटा सा एक था जो मैंने बीच में जो है छोड़ दिया था क्योंकि हमने डिसइक्विलिब्रियम की बात नहीं की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह का चेंज भी बता रहे हो आपके इक्विलिब्रियम में कि किस तरह से आपका इक्विलिब्रियम जो है चेंज हो रहा है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप ये एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की जो सिचुएशंस हैं इनको भी आप जो है एक्सप्लेन करो। ठीक, तो ये आपके पास टू सेक्टर इकोनॉमी का केस हुआ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हिस्सा है वो है थ्री सेक्टर इकोनॉमी का। जो इक्विलिब्रियम की हमने बात की वही सेम इक्विलिब्रियम जो है आपका थ्री सेक्टर इकोनॉमी पे भी अप्लाई होता है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी हमारी अलग है क्योंकि हम जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोल रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो पिक्चर में आ जाती है, और जब गवर्नमेंट पिक्चर में आ रही है तो गवर्नमेंट अपने जो भी रोल प्ले कर रही है उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव हाउसहोल्ड, फर्म्स and government as the three entities of this economy. Check. Now for the household, we already have aggregate demand equal to C, household and firms. We have C plus I. सेम कंजम्पशन फंक्शन हम ले रहे हैं, सेम इन्वेस्टमेंट का जो है हम ले रहे हैं फंक्शन। बट फॉर गवर्नमेंट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जो है वो दो तरह के रोल प्ले करती है। एक तो गवर्नमेंट जो है अर्निंग्स जो है रिसीव करती है पब्लिक से और कुछ स्पेंडिंग करती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ठीक, तो कुछ रिवेन्यू है जो वो कलेक्ट कर रही है, अर्निंग्स है, और कुछ है जो एक्सपेंडिचर है, राइट। तो हमें इन दोनों चीजों को जो है कंसिडर करना होगा जब हमारे एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे जो है कंसिडर कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है कहीं पे जो है कोई बिल्डिंग बना रही है, कोई रोड बना रही है, कुछ जो है प्लांट लगा रही है, ये सब जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के पार्ट है, राइट। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ये हमारा एक्सपेंडिचर है, वन ऑफ द एक्सपेंडिचर है जिसे हम जी बार लेके चलते हैं। अगेन ये हमारा जो है ऑटोनोमस स्पेंडिंग है जिसे हम कंसिडर करें कि इट इज जी बार। फॉर अदर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्स, कि आपकी गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ आपके प्रोडक्टिव स्पेंडिंग करती है बट वो ट्रांसफर्स भी जो है पब्लिक को देती है, कि सब्सिडी जो है कोई दे दिया, कोई जो है पेंशन जो है दे दिया। तो ये सब जो आपके यूनिलेटरेड ट्रांसफर्स भी होते हैं वो भी आपका जो है गवर्नमेंट के लिए तो वो स्पेंडिंग ही है। सो ट्रांसफर्स जो है ये भी आपका जो है हमारे मॉडल का पार्ट बनेगा। ट्रांसफर्स के लिए भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑटोनोमस जो है अमाउंट है। सो अगेन TR बार हम लेके चल रहे हैं कि बाहर से मॉडल जो है मॉडल के हम लेके चल रहे हैं, इसको कुछ डिटरमाइन नहीं है हो रहा हमारे मॉडल के अंदर। फॉर अर्निंग्स, जो गवर्नमेंट की अर्निंग्स होती है वो दो तरह की गवर्नमेंट जो अर्निंग रिसीव करती है, एक होता है आपका टैक्स रिवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। जो नॉन टैक्स रिवेन्यू हो तो एकदम क्लियर है कि डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो वो गवर्नमेंट की जो टैक्स रिवेन्यू हो गई, राइट। जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होती है वो होता है कि गवर्नमेंट जो है कोई सपोज आपका सीट बेल्ट के ऊपर जो है आपको जो है फाइन देना पड़ता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो ये सब जो आपके फी होते हैं या कोई परमिट आपको जो है गवर्नमेंट दे रही है तो उसका चार्ज आपसे ले रही है। ठीक, कोई जो है लाइसेंस इशू कर रही है तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट कुछ चार्ज जो है ले रही है। तो ये जो बेसिकली फी परमिट्स ये सब के लिए जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, ये आपका नॉन टैक्स, गवर्नमेंट के लिए वो नॉन टैक्स रिवेन्यू है कि गवर्नमेंट तो अर्न कर रही है लेकिन गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगाया था उस चीज को अर्न करने के लिए, राइट। तो गवर्नमेंट कुछ नॉन टैक्स रिवेन्यू अर्न करती है, कुछ टैक्स रिवेन्यू अर्न करती है। अब हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो गवर्नमेंट यूजुअली जो रियल इकोनॉमीज जो होती हैं उनमें
आपका टैक्स रिवेन्यू जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है अर्निंग्स का। नॉन टैक्स रिवेन्यू बहुत छोटा नेग्लिजिबल अमाउंट होता है कंपेयर टू टैक्स रिवेन्यू। ठीक, तो इसलिए हमारा मॉडल है उसमें हम नॉन टैक्स रिवेन्यू को जो है एज रिवेन्यू कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टैक्स रिवेन्यू यहाँ पे जो है कंसिडर करेंगे। ठीक, अब टैक्स रिवेन्यू के लिए हम क्या ज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो है टी जो है अमाउंट का टैक्स है, टी ए शायद लिया है आपकी बुक में, टी ए जो है आपका टैक्स का अमाउंट है जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि मॉडल के विद इन डिटरमाइन हो रहा है, मतलब कि मॉडल का कोई ना कोई फैक्टर है जो कि उसे डिटरमाइन कर रहा है। वो क्या फैक्टर है? जो टैक्सेस है उसको हम लेके चल रहे हैं कि वो इनकम पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टैक्स हम ले रहे हैं स्मॉल टी टाइम्स वाई, कि आपकी जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से आपका टैक्स बनेगा, और ये स्मॉल टी जो है ये आपका टैक्स रेट हो गया। एक टैक्स रेट लग रही है वो डिटरमाइन करेगी बेस्ड ऑन इनकम कि कितना आपका टैक्स का अमाउंट होगा। तो ये बार नहीं है, स्मॉल टी टाइम्स वाई है। ठीक, तो ये हमारे पास गवर्नमेंट का जो है रोल हो गया कि गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है। दो तरह की स्पेंडिंग, एक आपका जो है एक प्रोडक्टिव स्पेंडिंग हो गया, एक अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग हो गया, जी बार टी आर बार। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे इस मॉडल पे कि हमने कंजम्पशन फंक्शन के लिए लिया हुआ है जस्ट सॉरी। सो कंजम्पशन फंक्शन हमने लिया था सी बार प्लस स्मॉल सी वाई, राइट। अब इसमें हमारे को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। कंजम्पशन फंक्शन का जो बेसिक फॉर्मेट है वो तो यही रहेगा, बट इसमें हमारे को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हमने टू सेक्टर इकोनॉमी किया था तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारी जो इनकम हम अर्न कर रहे थे वही हमारी इनकम थी जो हम स्पेंड कर रहे थे। ठीक, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था क्योंकि हम कुछ भी ना गवर्नमेंट को, कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी तो ना कुछ हम पे कर रहे थे ना कुछ हम रिसीव कर रहे थे, तो जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं बस उसको ही हम स्पेंड कर रहे थे। बट जब आप गवर्नमेंट को इंक्लूड कर देते हो आपके मॉडल में तो उसमें बेसिकली क्या चेंज आ रहा है कि अब गवर्नमेंट जो है वो आप पे टैक्स भी लगाएगी और वो आपको कुछ जो है सहूलियतें भी देगी सब्सिडी और जो है पेंशन वगैरह के फॉर्म में, राइट। तो अब हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अब हमारा ये जो इनकम है इसमें हमें ये ग्रोस इनकम लेने की जगह हमें डिस्पोजेबल इनकम लेने की जरूरत है। पहले हमने लिया था कि ये वाई है, अब हमें ये लेने की जरूरत है कि वाई डी है जिसे हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो बेसिकली इनकम है कि जिसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। ठीक, अब जो आपकी वाई डी है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि आपकी जो ग्रोस इनकम है वाई उसमें से आप टैक्स पे करोगे तो माइनस टी है, साथ में गवर्नमेंट आपको कुछ जो है ट्रांसफर्स दे रही है तो वो आप ऐड कर दोगे, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ गया कि ये आपके पास इनकम है जिसको आप अब कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं एक और तरह से लिख सकती हूँ y माइनस स्मॉल टी टाइम्स y, क्योंकि ये हमारा टी ए है, प्लस टी आर बार। ठीक, तो मेरा कंजम्पशन फंक्शन कैसा दिखेगा, सी बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स y माइनस टी वाई प्लस टी आर बार। ठीक, तो अब मैं जो है एग्रीगेट डिमांड को लिख सकती हूँ कि C प्लस आई प्लस जी, C का फंक्शन है C बार प्लस स्मॉल c y माइनस टी वाई प्लस टी आर बार। I के लिए हमने लिया हुआ है कि ऑटोनोमस है तो I बार। G के लिए मैंने अभी यहाँ पे बोला कि हम लेके चल रहे हैं कि जी बार है, सो जी बार।
तो ये मेरे पास नया एग्रीगेट डिमांड जो है आ गया। ठीक, इसी को मैं थोड़ा सा फर्दर जो है लिख सकती हूँ इस तरह से, सी बार प्लस स्मॉल सी वाई माइनस स्मॉल सी टी टाइम्स वाई प्लस सी स्मॉल सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार। अब जिस तरह से लास्ट टू सेक्टर इकोनॉमी में मैंने ए बार जो है ऑटोनोमस स्पेंडिंग जो है लिया था विच वाज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार, यहाँ पे मैं ऑटोनोमस स्पेंडिंग्स जो है उनको क्लब करके जो है लिख सकती हूँ कि लेट्स से ए बार जो है इट इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार। सो आई कैन राइट कि एडी जो है इट इज ए बार प्लस स्मॉल सी वाई माइनस सी टी वाई। ठीक, अब हम इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि आउटपुट जो है एग्रीगेट डिमांड के बराबर होना चाहिए, तो हमारा आउटपुट will be equal to this aggregate demand which is a bar plus small cy minus small ct y। अब मैं इन दोनों टर्म्स को मैं इधर लेके जा सकती हूँ, सो आई कैन राइट y माइनस स्मॉल cy माइनस प्लस स्मॉल ct y इक्वल टू a bar। Now I can take y common and I can write 1 minus c plus ct times y is equal to a bar. So y will be a bar divided by 1 minus c plus ct, right? इसको मैं एक और तरह से लिख सकती हूँ, a bar divided by 1 minus c times 1 minus t, राइट? क्योंकि मैं यहाँ पे जो है स्मॉल c को कॉमन ले सकती हूँ एंड ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 माइनस टी। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ इसको तो मेरे पास यही इक्वेशन आएगी, देखो 1 माइनस सी प्लस सी टी, राइट? सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, राइट? सो ये हमारे पास आ गया आउटपुट 3 सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का। ठीक, सेम हमारे पास जो आउटपुट आया था 2 सेक्टर इकोनॉमी में विच वाज 1 बाय ए बार डिवाइड बाय 1 माइनस सी, यहाँ पे हमारे पास आया है ए बार डिवाइड बाय 1 माइनस सी टाइम्स 1 माइनस टी। ठीक, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम बेसिकली आ गया कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में किस तरह से हमारे पास इक्विलिब्रियम आ रहा है। डायग्राम सेम रहेगा, आप डायग्राम जो है ड्रॉ करोगे आपके पास सेम डायग्राम बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एग्रीगेट डिमांड जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अब आपके पास ना सिर्फ C और I है 2 सेक्टर इकोनॉमी की तरह, बट आपके पास G भी है। तो आपका जो A बार था जो ऑटोनोमस स्पेंडिंग जो आपका इंटरसेप्ट होता है वो आपका चेंज हो गया है, वो अब आपका ये हो गया है। तो अब आपके पास बस जो आप डायग्राम बनाओगे वो कंपेयर टू 2 सेक्टर इकोनॉमी वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो रखा होगा, बस और कुछ खास डिफरेंस जो है नहीं है हमारे इन दोनों एग्रीगेट डिमांड के डायग्राम्स में। सो मैं डायग्राम जो है नहीं बना रही हूँ, डायग्राम जो है सेम होगा। इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम जो भी हमने डिस्कशन किया है 2 सेक्टर इकोनॉमी में वही सेम डिस्कशन जो है 3 सेक्टर इकोनॉमी के लिए होगा, तो मैं उन सब चीजों पे नहीं जा रही हूँ। सो दिस इज योर 3 सेक्टर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। Now the next section that we have in our model is a discussion on multiplier. So multiplier के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट जो है समझने की जरूरत है एंड देन वी कैन अप्लाई इट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल में अगर कोई चेंज हो तो आउटपुट को किस तरह से जो है चेंज करे, वो आपका मल्टीप्लायर होता है कि कितना आपका जो है किसी सर्टेन वेरिएबल में चेंजेस जो है वो आपके आउटपुट में चेंजेस लेके आ रहा है। ठीक, अब ये जो चेंजेस हैं ये कौन कौन से जो है हमारे वेरिएबल लेके आ सकते हैं, हमारे पास हमारा जो आउटपुट है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमारा आउटपुट डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड पर, और एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करती है
इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, कंजम्पशन पे। ठीक, कंजम्पशन जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है आपके टैक्सेस पे। तो आपके पास जो मेनली जो फैक्टर्स बचते हैं जो आपके आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो आपके पास फैक्टर कौन कौन से हुए? एक इन्वेस्टमेंट, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तो सीधा आपका AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G से आपको क्लियर है। सॉरी, कि एक तो आपका इन्वेस्टमेंट आपके, क्योंकि Y जो है AD के बराबर है, तो आउटपुट जो है तब अफेक्ट होगा जब एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट हो। एग्रीगेट डिमांड तब अफेक्ट होगा जब इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आएगा। तो एक तो दो चीजें तो ये हो गई। तीसरी चीज क्या है? कंजम्पशन। अब कंजम्पशन जो है, क्योंकि वो एक फंक्शन पर डिपेंड करती है हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग, तो फंक्शन में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स है वो हमें देखने की जरूरत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो देखा कि जो हमारी कंजम्पशन है वो टैक्सेस पे और आपके जो है ट्रांसफर्स पे जो है डिपेंड कर रही है। ठीक, तो आपका टैक्सेस और ट्रांसफर्स ये भी जो है फैक्टर्स हो गए जो आपके आउटपुट को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास टोटल जो है वेरिएबल्स आ गए 4 जो हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग आउटपुट को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो मल्टीप्लायर है वो 4 तरह के मल्टीप्लायर हमारे पास बने कि एक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक गवर्नमेंट, एक टैक्स और एक ट्रांसफर। कि इनमें किसी भी फैक्टर में अगर कोई चेंज होता है तो आउटपुट में किस तरह से चेंज आएगा। ठीक है, और किस रेट पे चेंज आएगा, कितना मल्टीप्लाई होगा आपका आउटपुट। अब दूसरी चीज ये है कि आउटपुट मल्टीप्लाई क्यों होना चाहिए, तो उसके लिए हमें जो है एक बेसिक सा जो है आर्ग्यूमेंट समझने की जरूरत है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से आप जो है इजीली समझ सकते हो। कि जब आपका हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, जब मैं बोल रही हूँ कि लेट्स से इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हुआ 50 रुपीज से, तो सबसे इनिशियली जो है क्या चीज हो रही है कि Y AD के बराबर है, ये C प्लस I प्लस G के बराबर है। तो अगर I बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, Y बढ़ जाएगा। Y बढ़ेगा 50 से डायरेक्टली। ठीक, अब लेकिन यहीं पे जो है आगे पूरी कहानी खत्म नहीं हो जाती है। सो नाउ व्हाट वी हैव, यहाँ पे जब आपका आउटपुट जो है 50 से बढ़ा, तो जो इनकम ये हुई 50 किसी की, वो उसको कंज्यूम करेगा। अब लेट्स से आप जो है 90% अपनी इनकम जो है कंज्यूम कर रहे हो, तो वो इस 50 का 90% कंज्यूम करेगा। तो ये जो इनकम आपकी बढ़ी 50 से, अब ये कंजम्पशन को बढ़ाएगी। ठीक, जब कंजम्पशन बढ़ी तो फिर आप जिसने भी बेसिकली जो है कंज्यूम किया, वो एक्स पर्सन को उसने जो है पेमेंट किया अपनी कंजम्पशन के लिए। अब वो जो एक्स पर्सन है वो उसकी इनकम हो गई। ठीक, तो अब आपकी इनकम जो है दोबारा से जो है बढ़ गई। फिर उसके बाद फिर से इसका पोर्शन जो है कंज्यूम होगा। फिर जो कंजम्पशन की होगी उसके लिए जिसको भी पेमेंट की गई होगी वो उसकी इनकम बन जाएगी। सो यहाँ से कंजम्पशन निकली और ये फिर वापस से जो है किसी की इनकम बन गई। फिर यहाँ से कुछ कंजम्पशन हुआ तो वापस ये किसी की इनकम बन गया। तो ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि आपका ये जो कंजम्पशन करने का जो हिस्सा है ये जीरो ना हो जाए। आपकी इनकम में से जो हम कंज्यूम करने की जो हिस्सा निकाल रहे हैं वो जीरो ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस जो चलता चला जाएगा। राइट, तो ये बेसिकली क्या आपको शो कर रहा है कि आपकी इनकम जो है वो 50 से नहीं बढ़ रही है, वो 50 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड सो ऑन से बढ़ रही है। ठीक, तो इसलिए हमारी इनकम मल्टीप्लाई होती है जब भी हमारे इन किसी फैक्टर्स में जो है चेंज आता है। ठीक, तो अब हमें जो है ये देखने की जरूरत है कि कैसे जो है हमारे पास जो है मल्टीप्लायर की हम वैल्यू जो है डिटरमाइन कर सकते हैं और क्या जो है अलग अलग मल्टीप्लायर्स की जो है वैल्यू है। तो आज हम जो अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कर रहे हैं, फिर बाद में हम जो है बाकी मल्टीप्लायर्स देखेंगे। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ कि आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को चेंज किया, लेट्स से इंक्रीज किया, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने से आउटपुट जो है कितना मल्टीप्लाई होगा, कितने से वो इंक्रीज होगा। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से आउटपुट बढ़ता है, ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसका रीजन मैं बार बार यहाँ पे लिख रही हूँ कि आउटपुट जो है इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है और एग्रीगेट डिमांड C
प्लस आई प्लस जी के बराबर होता है। तो अगर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, जिससे आपका इनकम बढ़ेगी। ये कम होगा, ये कम होगा, तो ये कम होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, अब एक चीज मेरे को क्लियर है। दूसरा ये देखना है कि अब किस रेट पे वो बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कितने रेट पे हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास ये अल्फा जी है जो कि हम यूज कर रहे हैं फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन जी, सॉरी, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन जी, कि जी के बढ़ने की वजह से आउटपुट जो है कितने से बढ़ रहा है, ये आपका अल्फा जी हो गया। अब इसको वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरा जो है हमारी इक्वेशन अब लिखेंगे इक्विलिब्रियम की, जो भी हमने लिखी थी यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशंस यूज की हैं इन्हें हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हमारा आउटपुट जो है इट इज सी बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई डी प्लस आई बार प्लस जी बार, राइट। इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सी बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार। ये जो जी बार है इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं अगर वाई नोट कर दूँ, ये हमारी इनिशियल इनकम है, ठीक है, ये वाई नोट है, तो ये वाई नोट हुआ, ये वाई नोट हुआ। इसी तरह से मैं जी बार को जी बार नोट ले सकती हूँ। मैं बाकियों को नोट क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बाकियों में कोई चेंज होएगा ही नहीं। हमारे को पता है कि सिर्फ जी में चेंज होगा और वाई में चेंज होगा और किसी चीज में चेंज नहीं हो रहा है। मैं बाकी किसी भी फैक्टर को जो है नोट करके नहीं लिख रही हूँ, मैं नॉर्मल जो है आई बार और जो है टी आर बार लिख रही हूँ, ठीक है। सो अब अगर मैं इनकम इंक्रीज करती हूँ, y1 कर दिया मैंने, तो मुझे पता है कि ये हो जाएगा सी बार, ये तो सी बार रहेगा, प्लस ये स्मॉल सी रहेगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा स्मॉल टी सेम y1 प्लस टी आर बार सेम रहेगा प्लस आई बार मेरा सेम रहेगा, ये हो जाएगा जी बार 1, क्योंकि जी इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से इनकम इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारे पास नया इनकम है, ये पुराना इनकम है। अब अगर मैं चेंज लेती हूँ कि चेंज इन y जो है मेरे पास क्या है, तो चेंज इन y है y1 माइनस y नोट। सो आई कैन राइट कि जो चेंज इन y है इट इज दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन। सो इफ आई राइट c बार प्लस स्मॉल c y1 माइनस t y1 प्लस टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार 1 माइनस सी बार प्लस स्मॉल सी वाई नोट माइनस टी वाई नोट प्लस टी आर बार, सॉरी नोट प्लस, ये माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस आई बार माइनस जी बार नोट। तो ये क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे ये पॉजिटिव सी टी आर बार होगा, ये नेगेटिव सी टी आर बार होगा, तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये हिस्सा बचेगा कि स्मॉल सी y1 माइनस सी टी y1 माइनस सी वाई नोट प्लस सी टी वाई नोट प्लस जी बार 1 माइनस जी बार नोट, और यहाँ पे चेंज इन y, ठीक। इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि चेंज इन y क्या है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल c जो है इन दोनों केसेस में कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकती हूँ स्मॉल c टाइम्स चेंज इन y, क्योंकि ये y1 माइनस y नोट हो गया। इसी तरह से मैं अगर ct यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये क्या बचेगा, ये माइनस y1, ये पॉजिटिव y नोट। सो मैं इसको करती हूँ, अगर मैं माइनस सी टी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचा y1
यहाँ पे मेरे पास बचा -y0। इसी तरह से यहाँ पे ये G1 माइनस G0 है, तो ये हो गया चेंज इन G। G का बार हटा देती हूँ मैं, तो ये बात वही है, चाहे बार लगाओ या ना लगाओ। ठीक, अब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि चेंज इन y इज इक्वल टू C टाइम्स चेंज इन y माइनस CT टाइम्स चेंज इन y प्लस चेंज इन G। सो यहाँ पे क्या बचा, अगर मैं C चेंज इन y एंड CT चेंज इन y को जो है इस तरफ लेके चली जाऊं, देन ये बचा चेंज इन y माइनस C टाइम्स चेंज इन y प्लस CT टाइम्स चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन G। यहाँ पे मैंने चेंज इन y जो है कॉमन ले लिया, तो बच्चा 1 माइनस C प्लस CT इक्वल टू चेंज इन G। यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे जो है लेके चली गई, सो इट विल बी चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन G डिवाइडेड बाय 1 माइनस C प्लस CT। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, चेंज इन y बाय चेंज इन G इज 1 बाय 1 माइनस C प्लस CT, और चेंज इन y बाय चेंज इन G इज 1 बाय 1 माइनस C कॉमन 1 माइनस T। तो ये मेरे पास जो है अल्फा जी की ये मेरे पास जो है वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर इज 1 बाय 1 माइनस C टाइम्स 1 माइनस T। ठीक है, तो हमारा एक मल्टीप्लायर हो गया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। जो बाकी के मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, ट्रांसफर मल्टीप्लायर, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेरे को डिपार्टमेंट मीटिंग अटेंड करनी है, तो मुझे कॉलेज जाना होगा, सो कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप अपना रोल नंबर जो है चैट बॉक्स में डाल के जो है लीव कर सकते हो आज के लिए।